आज का नया टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र, उससे संबंधित आज अपन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य में निम्न में से किस प्रकार का पाचन पाया जाता है? बाह्य कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री श्याम आरती सोनी, राधे राधे ओम कमल, रोम रोम गोपाल। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। अच्छू ने बी लिखा है इसका आंसर। हर हर महादेव। सुमन ने सी लिखा है। सी नहीं होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा? बी। बी कैसे होगा भाई? मनुष्य है, अपन अंतःकोशिकीय पाचन का अर्थ होता है कि अपन भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और अपनी कोशिकाओं में, मतलब शरीर के अंदर ही पाचन की क्रिया होती है। तो वो हो गया अंतःकोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन का मतलब होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन होते हैं उसमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के बाहर ही अलग कर लेते हैं और उसके बाद में अंदर ग्रहण करते हैं, तो वो होते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। ये किन में पाया जाता है? ये कुछ कवक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। तो मनुष्य के अंदर कौन सा है भाई? अंतःकोशिकीय पाचन ही होगा। इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एंजाइम एक है, क्या है भाई? इनमें से बैक्टीरिया है, वायरस है, जैव उत्प्रेरक है, या विटामिन है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि एंजाइम क्या है। दूसरे प्रश्न का आंसर दो भाई जल्दी से। एंजाइम क्या है? बैक्टीरिया है, या वायरस है, या जैव उत्प्रेरक है, या विटामिन है? परी का आंसर सी आ रहा है। स्टडी लवर ने भी सी लिखा। हाँ, सभी का आंसर सी आ रहा है। वेरी गुड। एंजाइम क्या होते हैं? एक जैव उत्प्रेरक होते हैं भाई। उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनकी गति को बढ़ा देते हैं, वो कौन होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। जैव का मतलब क्या हो गया? अगर हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है उन्हें अपन जैविक क्रिया कहते हैं। तो उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या हो गया? हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, तो उनकी जो क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, मतलब उनकी गति को बढ़ा देते हैं, वो होते हैं जैव उत्प्रेरक। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे शरीर की रासायनिक या जैविक क्रियाओं की गति को बढ़ाने में सहायता करते हैं। निम्न में से सहायक पाचन ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, अग्नाशय है, या यकृत है, या उपयुक्त सभी है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। डी आंसर आ रहा है। माया प्रजापति ने डी लिखा है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? अच्छू ने भी डी लिखा है। तो सहायक पाचन ग्रंथियां कौन सी है? लार ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, या यकृत है? पर इन्हें बी लिखा है। बी कैसे होगा? सुमन ने भी डी लिखा है। तो सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। भाई ये जो तीनों ही ग्रंथियां हैं ये कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि अपन ने अलग से पढ़ ली, जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये किसका स्रवण करती है? ये एंजाइम्स का स्रवण करती है। ये होती है बहिस्रावी ग्रंथियां भी इन्हें कह सकते हैं, या ये तीनों ही किसमें सहायक होती है? पाचन में सहायक होती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पाचन ग्रंथियां कहा जाता है। इन तीनों ग्रंथियों के बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जो लार ग्रंथि होती है वो मुख में पाई जाती है हमारे, जो लार का सिक्रेशन करती है। अग्नाशय ग्रंथि होती है जिससे स्रावित हार्मोन जो होते हैं वो छोटी आंत में आके पाचन में सहायक होते हैं। और यकृत जो होता है इससे भी पाचक रस स्रावित होते हैं, जैसे पित्त रस, वो भी किसमें? छोटी आंत के अंदर पाचन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का सर्वप्रथम पाचन होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, मुख्य गुहा में होता है, या बड़ी आंत में होता है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई।
माया प्रजापति ने सी लिखा है। तो भोजन का जो पाचन है वो भाई सर्वप्रथम कहाँ होता है, इसका मतलब क्या हो गया, भोजन का पाचन सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से होती है भाई पाचन की। राधे राधे गुड़िया। निर्मा देवी ने ए लिखा है, तो ए कैसे होगा भाई। सुमन ने भी सी लिखा है, परी ने भी सी लिखा है। तो इसके लिए अपन एक डायग्राम को समझते हैं भाई, जो पाचन तंत्र का डायग्राम होता है उसके माध्यम से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ये। भाई ऐसा ही होता है मनुष्य का मुख, यहाँ पे आपका भाई मुख हो जाएगा। ये तो ज्यादा बड़ी हो गई, ये लो। ये तो हो गई आपकी मुख गुहा। और यहां से इसके ऊपर जस्ट क्या क्या होती है भाई, नासा गुहा पाई जाती है, जिससे अपन श्वसन या श्वास लेते हैं। तो भाई यहां से अपन भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, मुख्य गुहा। और इसके जस्ट ऊपर क्या हो गई, नासा गुहा, जहां से अपन श्वसन की क्रिया या श्वास अंदर लेते हैं। फिर यहां से नीचे इस प्रकार कुछ थैली नुमा संरचना पाई जाती है भाई, जिसे अपन क्या कहते हैं, आमाशय। फिर ये जो आपका आमाशय है, यहां से आगे भोजन जाता कहां पे है, छोटी आंत में, जो इस प्रकार सर्पिलाकार होती है और लंबाई में बहुत अधिक होती है। फिर यहां से कहां पे जाएगा आगे भोजन, यहां से आगे आपका भोजन जाता है भाई बड़ी आंत के अंदर। जिसकी मोटाई अधिक होती है। तो जो छोटी आंत होती है वो दिखने में छोटी है लेकिन वो है लंबी, और जो बड़ी आंत होती है वो लंबी नहीं होती लेकिन इसकी मोटाई अधिक होती है। तो ये तो हो गई आपकी बड़ी आंत। इसके अंदर एक सर्पिलाकार एकदम पतली लंबी नलिका पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं छोटी आंत। इनके भी तीन तीन भाग होते हैं, जैसे छोटी आंत के भाई ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम होता है, बड़ी आंत का सिकम, कोलन और रेक्टम। फिर यहाँ पे ये आगे होता है आपका गुद्दा, जहां से अपन मल का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। किसकी है भाई ये संरचना, पाचन तंत्र की। भाई आपने यहां से भोजन ग्रहण किया मुख में, फिर मुख गुहा के अंदर पाचन कौन करता है, तो यहाँ पे अपने लार पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा से शुरू हो चुका है। फिर आगे ये आएगा भाई जो भी भोजन है। तो अब यहाँ पे देखो भाई आपकी जो नासा गुहा होती है वो भी इसी से गुजरती है। तो अब अगर ये भोजन आपके इस नासा गुहा मतलब श्वसन जो नली होती है उसके अंदर चला जाए तो क्या होगा भाई, श्वास रुक जाएगा भाई, मर सकते हो ना आप। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ ढक्कन नुमा वोल्व पाए जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो ऊपर वाला होता है इसे यूबुला कहा जाता है, और ये एपिग्लोटिस।
तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भोजन होता है वो ये है क्या भाई, यहाँ पे ग्रसनी है। अब ग्रसनी में जब भोजन पहुंचता है तो वो कहीं श्वास नली में ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की साइड में यूवुला पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या भाई, जब भी आप भोजन निगलोगे तो ये क्या होगा, दोनों बंद हो जाएंगे ढक्कन, ताकि श्वसन नली जो होती है उसके अंदर आपका भोजन ना जाए। फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा, सीधा आमाशय के अंदर आएगा। यहाँ पे कौन सा रस पाया जाता है, तो आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके बाद में जो छोटी आंत में पहुंचता है भोजन, छोटी आंत के अंदर कौन से रस पाए जाते हैं भाई, 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। एक तो पित्त रस, एक होता है अग्नाशयी रस, और एक होता है आंतरीय रस। आंतरिक रस जो होता है वो ब्रूनर्स ग्रंथियों और लीबर कुहन की दरारों में से स्रावित होता है। अग्नाशयी रस जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, और जो पित्त रस होता है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। फिर यहाँ से भाई भोजन जाएगा अपनी बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में क्या होता है, कुछ विटामिनों का संश्लेषण होता है, यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर जो आगे जाके कहाँ पे भाई, गुदा द्वारा जो मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, और जितना भी आवश्यक होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे एक संरचना जुड़ी होती है, ऐसी संरचना होती है जिसे अपन अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स क्या करता है भाई, ये वर्तमान में तो अवशेषी अंग है, किसी काम का नहीं है, लेकिन जो पूर्वजों के अंदर क्या होता था, जो सेलुलोज होती थी, पादपों की कोशिका भी थी, उनके पाचन के लिए सहायक होता था। तो जितने भी चारा चरने वाले जंतु उनमें इनका काम है। हमारे जो पूर्वज होते थे उनके अंदर भी इनका काम था। अपन तो खाते हैं नहीं भाई घास फूस, तो अपने क्या है भाई, इसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या हो गया, अवशेषी अंग है वर्तमान में। तो ये था आपका पाचन तंत्र। मुख गुहा में भाई यहां से क्या होता है, पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ पे पाचन किसका होता है, तो मुख गुहा के अंदर लार पाई जाती है। लार के अंदर सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो प्रश्न आ जाए कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद में भोजन आता है आमाशय के अंदर, जहां पे जठर रस पाया जाता है, जो प्रोटीन व वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न आ जाए प्रोटीन व वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो होता है आमाशय के अंदर जठर रस के द्वारा। ठीक है, ये 1 सेकंड थोड़ा सा गलत लिख दिया ना इधर। जठर रस, जठर रस कहाँ पे आता है, प्रश्न आ जाए तो आमाशय के अंदर होता है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद में छोटी आंत के अंदर 3 रस पाए जाते हैं, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरिक रस। तीनों किसमें, पाचन में सहायक होते हैं। तो जो छोटी आंत होती है यहाँ पे आपका पाचन पूर्ण हो जाता है, और सर्वाधिक पाचन भी यहीं पे होता है। इसके बाद में भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है, और इसके बाद में सीधा गुदा द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो ग्रसनी और ग्रास नली होती है, यहाँ पे भी पाचन की क्रिया नहीं होती। यहाँ पे केवल जो भोजन है वो आगे आपके आमाशय तक पहुंच जाए, इसके लिए केवल क्रमाकुंचनी गतियां होती है, जो क्या करती है भाई, भोजन को आगे धकेलने में सहायता प्रदान करती है। तो ये पाचन तंत्र का आपके नॉर्मली डायग्राम हो गया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। सभी को भाई एक बार कमेंट करके बता दो, सही समझ में आ गया क्या सभी को ये? ये तो अपनी बातों में लगे हुए हैं कुछ तो। यस सर, जी सर। ओके, फिर मैं आगे प्रश्न बता रहा हूँ इसका वापस। प्रश्न क्या था अपना, मानव शरीर के अंदर भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है। तो मैंने बताया कि भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, मुख गुहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आहार नाल का भाग नहीं है, मुख गुहा नहीं है, या आमाशय, या छोटी आंत, या अग्नाशय। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो।
आहार नाल क्या होती है? जिनमें भोजन का पाचन होता है वो सभी अंग मिला के आहार नाल बोला जाता है। तो मुख गुहा में भी पाचन होता है, आमाशय में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, अग्नाशय में नहीं होता, क्योंकि अग्नाशय तो केवल एंजाइम का सिक्रेशन करती है, ये तो एक ग्रंथि है, ये पाचन अंग नहीं है। तो इसका आंसर निर्मा देवी ने सी लिखा है। सी कैसे होगा? स्टडी 11 ने डी, सिमी चौहान ने भी डी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। जो अग्नाशय होता है ये क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है, और ये बाकी तीनों क्या हो गए? आहार नाल के पार्ट हो गए। भाई आहार नाल में किन्हें शामिल किया जाता है? जहां पे जो पाचन के अंग होते हैं, जहां पे पाचन की क्रिया होती है, उन्हें अपन आहार नाल के अंदर शामिल करते हैं। तो आहार नाल का भाग कौन सा नहीं है? अग्नाशय नहीं है। अगला प्रश्न है, पाचन ग्रंथियों से स्रवण होता है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का या ग्लूकोज का? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। छठे प्रश्न का आंसर दो, डी आंसर आ रहा है। माया प्रजापति ने ए लिखा है, ललित कुमार ने भी ए लिखा है। अब सभी का ए आंसर आ रहा है, अच्छे ने भी ए लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? एंजाइम्स का। पाचन ग्रंथियां किनका सिक्रेशन करती है? एंजाइम का। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो किनका करती है? हार्मोन्स का। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो एक प्रकार का पोषक पदार्थ होता है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ एक पोषक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का यांत्रिक पाचन कहाँ होता है? जीवा द्वारा होता है, दांतों द्वारा होता है या ग्रास नली द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, इसके बाद में इसकी बात करते हैं। सातवें प्रश्न का आंसर दो भाई जल्दी से। बी आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, दांतों द्वारा। भाई मुख्य गुहा के अंदर जो पाचन होता है वो रासायनिक पाचन तो होता है एंजाइम के द्वारा। कौन से एंजाइम के द्वारा? टाइलिन या स्लाइवरी एमाइलेज, जो लार के अंदर पाया जाता है। और जो यांत्रिक पाचन होता है, मतलब चबाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो वो दांतों के द्वारा ही होती है। जीवा द्वारा क्या होता है? यहाँ पे केवल स्वाद का पता लगाया जाता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का पता लगाने में सहायक होती है। दांतों द्वारा क्या होता है? चबाने की क्रिया होती है, अर्थात यांत्रिक पाचन होता है। ग्रास नली में पाचन होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? क्रमाकुंचनी गतियां होती है, जिसके द्वारा क्या होता है भाई? भोजन को आगे धकेलने की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भोजन के स्वाद का पता लगाने के लिए जीवा पर पाए जाते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है या लार? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो आठवें प्रश्न का। आप आ जाओ मनोज। अभी क्लास शुरू नहीं हुई, ऑफलाइन वाली आपकी क्लास होने के बाद में शुरू होगी, तब क्लासरूम है जो भरा हुआ रहेगा पूरा। अभी टाइम है उसके अंदर। सी आंसर आ रहा है सभी का। अभी मैंने बताया क्या पाई जाती है जीभ के अंदर? स्वाद कलिकाएं या स्वाद पेपिला भी इन्हें कहा जाता है। तो वो पाई जाती है, वो क्या करती है भाई? स्वाद का पता लगाने के लिए सहायक होती है। एंजाइम्स, एंजाइम्स तो भाई किसके लिए होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन तो भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जो हमारी क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। लार क्या होती है? लार के अंदर क्या पाया जाता है भाई? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रारंभिक दांत कितने होते हैं? 28 होते हैं, 20 होते हैं, 32 होते हैं या 22 होते हैं? इसका आंसर आप जल्दी से बताओ, फिर बात करते हैं दांत कितने होते हैं। प्रारंभिक दांत कितने होते हैं, प्रश्न ये है। तो इस 9वें प्रश्न का आप आंसर जल्दी से लिखो भाई।
32 लिख रहे हैं। 32 कैसे होंगे? प्रारंभिक दांत पूछा है मैंने। बी आंसर आ रहा है 20, पर इन्हें सी लिखा है, सी नहीं होगा भाई इसका आंसर। तो भाई देख लो दांत कितने होते हैं ना अपने, जो दांत होते हैं मनुष्य के अंदर वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? सबसे पहले आएंगे आपके रदनक, फिर आते हैं आपके कृतनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर आते हैं चवर्णक। इन्हें इंसिसर बोला जाता है, इन्हें केनाइन बोला जाता है, इन्हें प्री मोलर और ये मोलर। तो इनको अपन किससे दर्शा सकते हैं भाई? ये हो गए इंसिसर तो आई, इन्हें अपन केनाइन कहते हैं तो सी से दर्शाएंगे, इन्हें प्री मोलर और इन्हें कहा जाता है मोलर। तो अब इन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो भाई इसके संबंध में 2 सूत्र होते हैं ना, एक तो होता है प्रारंभिक दंत सूत्र और एक होता है स्थायी दंत सूत्र। तो जो प्रारंभिक मतलब प्रारंभ में कितने दांत होते हैं, तो प्रारंभिक या अस्थायी दंत सूत्र कितना होता है भाई? इसमें होंगे आपके 2102। ये होता है आपका प्रारंभिक दंत सूत्र। मतलब जो आई है ये कितने होंगे? 2, ये 1, ये 0 और ये 2। मतलब जो एक साइड का जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा, उसके अंदर कितने होंगे? एक साइड में 2, 1 और 2 कितने होंगे? 5। दूसरे साइड में भी 5। फिर नीचे वाले जबड़े के कितने? ऊपर वाले 10 है तो नीचे भी 10 होंगे। तो टोटल कितने होंगे प्राथमिक दांत? 20 दांत हो गए। अब अगर अपन स्थायी दांतों की पूछे भाई, ये तो प्रारंभिक होते हैं, मतलब दूध के दांत जिन्हें बोला जाता है, बच्चों के अंदर होते हैं। ये बाद में टूट जाते हैं तो वापस जब दांत आते हैं तो पूरे आते हैं। पूरे जो होते हैं उन्हें स्थायी दंत सूत्र से अपन दर्शाते हैं। तो स्थायी दंत सूत्र क्या होगा? 21-23। भाई आधे जबड़े के अंदर कितने हो गए? 2, 1। भाई 2 कौन से? रजनक, 1 कृतनक, वापस 2 अग्र चवर्णक और 3 चवर्णक। तो ये जितने भी दांत है, ये 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो 8 दांत एक साइड के, दूसरी साइड के भी 8, तो मतलब 16 हो गए। एक जबड़े में, ऊपर वाले में, नीचे वाले में भी 16। तो टोटल कितने हो गए? 32 दांत, जिसे आप 32 ही बोलते हो। 32 ही कहते हैं ना, 32 ही दिखा रहा है, तो वो 32 ही जो है ना, यही है स्थायी दांत। तो ये तो टोटल 32 होते हैं। और प्राथमिक दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। और इनके कार्य भाई इनका क्या होता है? चबाना नहीं होता, चबाना इनका हो गया, इनका चबाना व पीसना, इनका कुतरना और इनका भाई फाड़ना हो गया ना। तो ये इनके कार्य हो गए। प्राथमिक दंत सूत्र ये हो गया और स्थायी दंत सूत्र ये हो गया। तो अब अपने को पूछा क्या है? प्रारंभिक दांत कितने होते हैं, मतलब जो पहली बार आते हैं वो कितने आते हैं? 20 दांत आते हैं। और 12 जो दांत होते हैं वो जीवन में एक बार ही आते हैं, मतलब 20 के 20 ये हो गए। इसके बाद में जब ये टूटेंगे वापस आएंगे तो ये 20 तो होंगे ही और 12 और होंगे, मतलब टोटल कितने दांत आएंगे? 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। इलियम है, मेरुरज्जु है, इनेमल है या कोशिका है? सबसे कठोरतम ऊतक कौन सा है? 10वें प्रश्न का आंसर लिखो भाई जल्दी से। सी आंसर आ रहा है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? लक्ष्मी जाट ने ए लिखा है। ए कैसे होगा? ए तो भाई इलियम जो होता है वो तो एक छोटी आंत का भाग है। इलियम, जेजुनम और ड्यूडिनम, 3 पार्ट में छोटी आंत आपकी होती है। मेरुरज्जु क्या होती है? ये तो रीढ़ की हड्डी होती है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इनेमल जो होता है ये दांत के ऊपर की परत जो होती है वो इनेमल से बनी होती है भाई, इनेमल कहते हैं उसे। तो ये क्या हो गया? सबसे कठोरतम ऊतक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। कोशिका तो सेल होती है जिससे हमारा शरीर बना है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन से प्रकार के दांत होते हैं जो मनुष्य में प्राथमिक दांत नहीं है? अब प्राथमिक दांत कौन से नहीं है? चवर्णक नहीं है, अग्र चवर्णक नहीं है, रदनक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी मैंने समझाया है उसी के अंदर, उसी पे डिपेंड है ये पूरा। बी आंसर आ रहा है। तो द्वारा का सी आंसर आ रहा है, किसी का बी, किसी का सी। तो भाई कौन से दांत जो है मनुष्य में प्राथमिक दांत नहीं है? तो इसके लिए भी अभी अपन ने देखा है, देखो जो प्राथमिक दांत है इनमें देखो जो स्थायी दांत होते हैं वो 21, 23। भाई ये दो तो इनमें है, ये एक भी है, इनमें एक कम हुआ है। किन में कम हुआ है? एक नीचे वाले में जो एम है इनमें। तो ये तो कितने हैं भाई? 3 थे, स्थायी में 3 होंगे और यहाँ पे एक कम हुआ है। लेकिन ये जो 2 है इन्हें कौन से भाई? ये अग्रचवर्णक, ऐसे क्रम से लिखा है मैंने इनको सभी को। तो ये जो है 2 यहाँ पे देखो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राथमिक दांतों में कौन से नहीं है? ये 2 वाले जो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन से हो गए? अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो कौन से दांत है जो मनुष्य में प्राथमिक दांत नहीं है? अग्रचवर्णक। मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? लाइसोजाइम, रेनिन, पेप्सिन या टाइलिन? अभी मैंने बताया इसी का भी। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। 12वें प्रश्न का। बीकानेर से कौन है प्लीज बताना। क्या करोगे? डी आंसर आ रहा है, बी लिखे रहे हैं कुछ। रोहित गोदाना ने ए लिखा है। डी आंसर आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है, बी। अभी बताया है मैंने कि भाई मुख में कौन होती है? भाई लार पाई जाती है। लार के अंदर क्या पाया जाता है? भाई जो ये आपका मुख है इसमें क्या होती है? लार या सलाइवा कहते हैं इसे। इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? इसके अंदर एक, या तो अपन सलाइवरी एंजाइम कहते हैं उसे, एमाइलेज, या इसी को अपन टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन एंजाइम। तो ये किस में पाया जाता है? लार के अंदर पाया जाता है। किसके लिए पाया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट जो होती है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। तो प्रश्न आ जाए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुख गुहा से होता है। कौन करता है? तो स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, या अपन लार भी कह सकते हैं। लार भी, लार इसी के पाचन में सहायक है। तो आपका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो टाइलिन। इसके अलावा जो लाइसोजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया के लिए पाए जाते हैं। इसमें मुख गुहा में जो रेनिन और पेप्सिन है ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? आमाशय में। लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए पाया जाता है। इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी कहा जाता है ना। और जो रेनिन और पेप्सिन है वो आमाशय के अंदर पाचन के लिए सहायक होते हैं। दोनों ही प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होते हैं, जो अपन आगे अभी पढ़ेंगे विस्तार से। ग्रास नली में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? HCl, टाइलिन, लाइपेज या कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तेरहवें प्रश्न का आंसर दो भाई जल्दी से। ग्रास नली के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माया प्रजापति ने कोई नहीं लिखा है। सी आंसर लिखा है लक्ष्मी ने, स्टडी लवर ने डी लिखा है। सी कैसे होगा? गोपाल गुजर ने भी डी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। भाई ग्रास नली के अंदर, अभी मैंने बताया था, ग्रास नली के अंदर क्या होती है? क्रमाकुंचनी गतियां होती है। जिनके द्वारा क्या होता है भाई? भोजन को शरीर के अंदर आगे धकेलने की क्रिया होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रमाकुंचनी गतियां। यहाँ पे किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि
ग्रास नली के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो HCl होता है वो किस में पाया जाता है? आमाशय में। जठर रस के जो अम्लीयता होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। जो टाइलिन होता है वो लार के अंदर या मुख्य गुहा के अंदर। लाइपेज होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये भी आमाशय के अंदर। और जो आपकी ग्रास नली है इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। वह दांत कितने होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं? 20, 8, 12 या 16? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी मैंने समझाया भी था इसको। अरे इसको ज्यादा एड्रेस मत बताओ, वो प्रॉपर भी पूछने लग गया। प्रॉपर ही वहीं से हो क्या? आएगा वो अब घर पे आपके। 12 आंसर आ रहा है। गुड़िया का भी 12 आंसर आया। आरती सोनी का भी सी। सभी का 12 आंसर आ रहा है। खुशी ने 20 लिखा है। 20 कैसे होगा? तो जो दांत जीवन में एक बार आते हैं ऐसे कौन से दांत है? तो अभी मैंने क्या बताया देखो, ये प्रारंभिक दंत सूत्र है। मतलब जो 20 दांत होते हैं ना ये बच्चों में पाए जाते हैं। और इनके टूटने के बाद भाई ये तो दूध के दांत होते हैं, इनके टूटने के बाद कितने आते हैं? 32 आते हैं। तो 20 तो पहले ही थे, तो यही वापस आ गए। तो कितनी बार हो गए? तो 2 बार आए हैं ना। इनके अलावा बच्चे कौन से? 12 दांत बचे हैं जो जीवन में एक बार आते हैं। तो अपना प्रश्न क्या है? वह दांत कितने होते हैं जो जीवन में केवल एक बार आते हैं? तो कितने हो गए? 32 में से 20 घटाओ, 12 दांत जीवन में एक बार आएंगे। और जो 20 दांत होते हैं वो प्रारंभिक दांत होते हैं, दूध के दांत। अपन ने पूछा क्या है? जीवन में एक बार कौन से दांत आते हैं। अगला प्रश्न है, जठर रस किस पाचन अंग में पाया जाता है? मुख्य गुहा में, आमाशय में, छोटी आंत में या यकृत में? इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। जो जठर रस होता है वो किस पाचन अंग में पाया जाता है? बी आंसर आ रहा है। माया प्रजापति ने बी लिखा है। इसका आंसर दो भाई जल्दी से सभी। आरती सोनी ने भी बी लिखा है। आमाशय में। अब सभी का आंसर आ रहा है आमाशय। तो भाई जठर रस किस में पाया जाता है? आमाशय के अंदर। मुख्य गुहा में लार पाई जाती है जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर पित्त रस, इसके अलावा अग्नाशयी रस और आंतरिक रस पाए जाते हैं। यकृत के अंदर, यकृत तो पाचन ग्रंथि है, उसमें पाचन की क्रिया तो होती नहीं है, पित्त रस का श्रवण करती है। तो अपन अगर जठर रस की बात करें तो भाई आमाशय है, इससे कौन सा रस निकलता है भाई? जठर रस। ये जो जठर रस होता है ये किस प्रकृति का होता है? इसकी पीएच मान क्या होता है? लगभग 2 के बराबर होता है। अर्थात ये जो आपका तीव्र अम्लीय होता है, मतलब अम्लीय प्रकृति का होगा। 7 से कम है तो कितना होगा भाई? अम्लीय प्रकृति का। और कैसा एसिड है ये? तीव्र। अब इस जो जठर रस है इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं वो देखो। एक तो आपके HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो इसकी अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा, इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है भाई? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अर्थात जो प्रोटीन के अणु होते हैं उन्हें किस में तोड़ेगा? ये सरल पेप्टाइडों में। भाई प्रोटीन के अंदर क्या पाए जाते हैं? पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो इन्हें प्रोटीन के अंदर, ये प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? पेप्टाइडों के अंदर तोड़ देता है। इसके अलावा एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये किस में होता है? ये केवल बच्चों में होता है। तो प्रश्न आ जाए, बच्चों में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो रेनिन। अब ये रेनिन क्या करेगा? जो दूध के अंदर आपका केसिन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, उसके पाचन के लिए सहायक होता है। केसिन प्रोटीन के पाचन में। इसके अलावा और क्या पाई जाती है? तो लाइपेज जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है। लाइपेज क्या करता है?
जो वसा का पाचन होता है वो लाइपेज करता है, तो ये वसा को किस में तोड़ देगा भाई, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर इसे तोड़ देता है। तो अपन ने देखा था कि मुख्य गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन जो अब यहाँ पे देखो प्रोटीन का पाचन हो रहा है, वसा का पाचन हो रहा है, तो प्रश्न आ जाए प्रोटीन एवं वसा का पाचन हमारी जो पाचन तंत्र है उसमें कहां से शुरू होता है, तो कहां से होगा भाई, आमाशय से। आमाशय में कौन सा रस, जठर रस। जठर रस में भाई कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, उच्च अम्लीय। यहाँ पे लिख देता हूं, ये कैसा होता है, उच्च अम्लीय होता है। और जो HCl है इसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसकी अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सी प्रकृति के लिए, अम्लीय प्रकृति के लिए। और प्रश्न आ जाए एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक तो हो गया आपका पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, रेनिन एंजाइम जो बच्चों के अंदर पाया जाता है ओनली फॉर, ये जो दूध के अंदर केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसके पाचन के लिए सहायक होता है, लाइपेज पाया जाता है जो वसा के पाचन के लिए सहायक होता है। तो अपना प्रश्न क्या था, जठर रस किस पाचन अंग में पाया जाता है, तो आमाशय के अंदर। अगला प्रश्न है जठर रस की अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है, कौन सा उत्तरदायी, इनमें से HNO3 है, H2SO4 है, HCl है या H2O है। इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। राम राम राजवंती, लेट आए हो आप बहुत। हाँ HCl आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अभी बताया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आमाशय के अंदर या जठर रस के अंदर अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय में पाचन के लिए उत्तरदायी है, टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज या ट्रिप्सिन। इसका आंसर बताओ जल्दी से। आमाशय के अंदर जो पाचन होता है किसका, किसी का भी हो, मान लो वसा का हो या प्रोटीन का हो, उनमें से कौन सा एंजाइम है जो पाचन के लिए सहायक होता है आमाशय के अंदर। सी आंसर, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 17वें प्रश्न का आंसर दो भाई। राजस्थानी बदमाश, नाम बहुत अच्छा रखा आपने। आपका आंसर सही है, लेकिन सुमी ने भी बी लिखा है, गुड़िया ने पेप्सिन लिखा है, बी आंसर आ रहा है। सुमन स्वामी ने भी बी लिखा, विनीता, परी, अब तो नेहा, सभी का बी आंसर आ रहा है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पेप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। जो टाइलिन होता है वो मुख्य गुहा में या लार के अंदर पाया जाता है, और जो एमाइलेज और जो ट्रिप्सिन है ये अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उससे स्रावित होते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाचन के लिए सहायक होते हैं। टाइलिन हो गया लार में, तो बचा कौन सा, पेप्सिन, जो आपके आमाशय के अंदर पाचन में सहायक होता है। इसके अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन व वसा का पाचन होता है, मुख्य गुहा में होता है, ग्रसनी में होता है, बड़ी आंत में होता है या आमाशय में होता है। इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। अभी बताया था ना मैंने कि भाई जो वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख्य गुहा में तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा प्रोटीन का होता ही नहीं है। तो बाद में क्या हो गया, ग्रसनी के अंदर कर्माकुंचनी गतियां होती है, इसमें पाचन की क्रिया होती नहीं है, बड़ी आंत में भी पाचन की क्रिया नहीं होती। तो अपना ऑप्शन क्या बचा है, आमाशय। यहाँ पे क्या होता है, आपके प्रोटीन में वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। आमाशय में पाचन का माध्यम होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, हल्का क्षारीय होता है या उच्च क्षारीय होता है। इसका आंसर आप जल्दी से बता दो। इसका आंसर दो भाई 19वें प्रश्न का। ए आंसर आ रहा है, सुमन स्वामी ने सी लिख दिया। सी गलती से लिख दिया क्या आपने, सी कैसे होगा, अभी बताया था मैंने अम्लीय। इसका सही आंसर क्या होगा, कुछ बच्चे डी भी लिख रहे हैं, उच्च क्षारीय। उच्च को नहीं देखना आपको, अम्लीय को देखना है। तो जो अम्लीय प्रकृति होती है ना आमाशय के अंदर, और उत्तरदायी कौन होता है इसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। लाइपेज है, रेनिन है, जिलेटिनेज है या ट्रिप्सिन है। इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। 20वें प्रश्न का किशन गुजर ने भी ए लिखा है। ये 19वें प्रश्न के लिख रहे हैं अभी तक। 20वां प्रश्न का बताओ। रहेगी अपने को क्या है, अभी तो रुक रहा हूँ ना थोड़ा, वेट कर रहे हैं इनका। इसका आंसर दो भाई जल्दी से। बी आंसर आ रहा है। अब की बार राजस्थानी बदमाश, आपका ए आंसर गलत हो चुका है इस बार।
हेलो, आपने डिलीट भी कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिया आपने। अब आप वापस बी लिख के भेजोगे क्या? हाँ, बी आंसर आ रहा है अब सभी का भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? रेनिन। अभी मैंने बताया था कि पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम होते हैं वो आमाशय के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा हो गया? तो एक तो था पेप्सिन। रेनिन भी किसके पाचन के लिए? केसिन प्रोटीन के पाचन के लिए ही होता है। लाइपेज जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो भी आमाशय के अंदर, लेकिन ये किसके पाचन के लिए होता है? वसा के पाचन के लिए होता है। जिलेटिनेज ये आमाशय में होता है, लेकिन जिलेटिन के अपघटन के लिए होता है। ये जो जिलेटिन होता है, जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, उसके जो अपघटन होता है उसके लिए ये सहायक होता है। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन होता है ये छोटी आंत में आएगा, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होगा, ये क्या करेगा? ये भी प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होगा, लेकिन ये छोटी आंत में सहायक होगा। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? रेनिन, जो आमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है।